संभल हिंसा में हुए नुकसान की अब पाई पाई की भरपाई होगी, वसूली होगी दंगाइयों से। सीएम योगी ने दंगाइयों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। 1 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का आकलन प्रशासन ने कर लिया है, जिसके बाद प्रशासन अब उपद्रवियों से वसूली की तैयारी में है। सीएम योगी ने सख्ती से निपटने के इनसे आदेश दिए हैं। वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका डीएनए एक है। जिसके बाद अखिलेश ने पलटवार भी किया और कहा, भगवा पहने वालों की जुबान ऐसी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश ने सीएम योगी को ही चुनौती दे दी। अखिलेश ने कहा कि वो भी चेक करवाएंगे, सीएम योगी भी चेक करवाएं, हम सब डीएनए चेक करवाएंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने संभल हिंसा पर बड़ा मैसेज दिया है। योगी ने साफ बता दिया कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ, इन तीनों का डीएनए एक है। योगी ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया और जो बाबर के सिपह सालार ने अयोध्या में किया था, उसे आज दोहराने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इससे पहले संभल हिंसा पर योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। उपद्रवियों से नुकसान की पाई पाई वसूलेगा प्रशासन। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी। सीएम योगी ने कहा, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं है। सीएम योगी ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश हैं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी ने अधिकारियों को संभल के उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने की बात कही तो विपक्ष हमलावर हो गया। एसपी नेता रामगोपाल यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पहले एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। हम इंतजार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है, तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक्शन शुरू कर दिया। संभल हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी, उसमें अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो भी इन अपराधियों को, उपद्रवियों को जो पहचानता है, वो बिल्कुल गुप्त रूप से पुलिस को बता सकता है। हम उनकी मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनको जो भी इनाम है, इनाम भी देने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली है वो की जाएगी। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि संभल के हालात को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। संभल के जो हालात हैं उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संभल की जो सूरत हाल है वो एक अलग हुई और वहां पर मस्जिद के सर्वे को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि सरकार कुछ छुपा रही है, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो वहाँ अत्याचार अन्याय किया है, अपनी चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहते और उसमें पूरी भाजपा की सरकार, योगी की सरकार लगी है कि किस तरीके से जो हत्याएं कराई हैं लोगों ने उसको पूरी तरीके से दबाने का, उसको पर्दा डालने का ये काम कर रही है। संभल में हुए बवाल के बाद से लगातार जहां पुलिस प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार के बाद समाजवादी पार्टी अब बड़े बदलाव में जुट गई है। अखिलेश ने 2027 का प्लान बनाया, जिस पर काम करने के लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा उपचुनाव में जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, उसकी लिस्ट अखिलेश को सौंप दी गई है। यानी एसपी में अब बागियों को साइडलाइन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में मिली हार और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी छटनी की तैयारी है। एसपी अपने निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसे लेकर हाईकमान मंथन कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग को जीतना है तो उन्हें अपनी तमाम कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज यह भी उभर कर आया कि उनको अपनी जानी पहचानी सीटों पर भी अपेक्षाकृत कम वोट मिले। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने पदाधिकारियों से पीडीए रणनीति के तहत गांव-गांव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पदाधिकारी इन पर खरे नहीं उतर सके। ऐसे पदाधिकारियों की पार्टी से छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी में 2024 में जो सफलता हासिल की, उसके बाद से लगातार समीक्षा बैठक जारी है। जिन जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी हारी है वहाँ पे ये समीक्षा की जा रही कि जिला अध्यक्ष की कमी थी, नेताओं की कमी थी, कार्यकर्ताओं की कमी थी, क्या कमियां थी, उन कमियों की समीक्षा की जा रही है। और समय आने पे जहाँ जहाँ भी जो बदलाव की आवश्यकता होगी, समाजवादी पार्टी वो बदलाव करके मजबूत संगठन, मजबूत नेता, मजबूत प्रत्याशी के साथ चुनाव 2024-27 का लड़ेगी। एसपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो अंदर खाने चल रही जंग को खत्म करना होगा। साथ ही पार्टी से दगा करने वाले लोगों को पहचान कर उन पर एक्शन लेने के साथ साइडलाइन भी करना ही होगा। 27 में समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी सक्रिय हों, लोगों से जुड़े, यानी जो बीजेपी का फार्मूला है वही फार्मूला उन्होंने अपना लिया कि जो सक्रिय होगा वो संगठन में रहेगा, जो सक्रिय नहीं रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, वो संगठन से बाहर हो जाएगा। तो ये फार्मूला लेके वो चल रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि पार्टी उनकी ज़्यादा मजबूत हो, लोगों से जुड़े, समाजवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाए, पार्टी की नीतियों तक पहुंचाए, पिछली सरकार में उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में जनता को बताए। तो अब ये एक फोकस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए सबसे पहले छटनी पार्टी के भीतर करने जा रहे हैं। राजनीति में कहावत मशहूर है, अगर आपको जंग जीतनी है तो अपनी कमियों को भी मजबूती के तौर पर सामने वाले के सामने पेश करना होगा। लगातार कई सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली समाजवादी पार्टी के लिए 2027 करो और मरो जैसा होगा। ऐसे में पार्टी पदाधिकारी पर लटकी कार्रवाई की तलवार ये बताएगी कि आखिर पार्टी ने खुद को कितना मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया।
ऐसे नेताओं को इस ड्यूटी पर लगाया गया है कि उनके नाम उजागर किए जाएं ताकि 2027 में उनके सामने कोई दगा करने वाला ना हो। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इधर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट बदल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर कांग्रेस की बड़ी गलती सामने आ रही है, जिससे अब अखिलेश यादव नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में अखिलेश से राहुल गांधी अब दूर हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों को पहली पंक्ति यानी कि फ्रंट रो में जितनी सीट मिलनी थी उसमें से एक सीट कम कर दी गई और जो सीट कम हुई वो अखिलेश की पार्टी से गई। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव को कहां और किस रो में सीट मिली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था कर दी गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इससे खुश नहीं है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव के पीछे दूसरी लाइन में जगह दी गई है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के जरिए न दिए जाने से अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा में सांसदों के सीट आवंटन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार और बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली थी। हालांकि जो चुनाव परिणाम है वो सामने है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। भारत में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के पास जिम्मेदारी थी कि वो अपने सहयोगी दलों से बात कर स्पीकर को सीट के बंटवारे की जानकारी दे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की मांग से उलट उनको एक सीट ही पहली पंक्ति यानी फ्रंट रॉ में दी गई। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद दो लोगों के लिए फ्रंट रॉ की सीट की मांग रखी थी। इस लिहाज से एसपी की फ्रंट की संख्या 2 से घटाकर 1 कर दी गई है, जिसका मतलब है कि केवल अखिलेश यादव आगे बैठेंगे, जबकि अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव उनके पीछे वाली सीट पर बैठेंगे। इस बार जो सीट आवंटन है उसमें राहुल गांधी के सीट से अखिलेश यादव की सीट के बीच में दूरी बढ़ गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खासी नाराज बताई जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे और जब उन्होंने सीट देखा तो उन्होंने कहा धन्यवाद कांग्रेस। यानी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो ये सीट आवंटन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की चली है और जिसकी वजह से जो है वो अखिलेश यादव की सीट को दूर रखा गया राहुल गांधी से। कांग्रेस के नेता भी सीटों की इस व्यवस्था से खुश नहीं दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष तिवारी अब चौथी पंक्ति में है, जबकि एक अन्य वरिष्ठ सांसद शशि थरूर को तीसरी पंक्ति में सीट दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पार्टियों से मिले इनपुट के आधार पर लोकसभा स्पीकर ने सीटों का आवंटन किया है। कांग्रेस ये मानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोकसभा सचिवालय ने तय किया है उसी के मुताबिक सीटों का आवंटन हुआ है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि विपक्ष के लिए ये एक पूरा सीट अरेंजमेंट किया जाता है और उस पर नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है। यानी अपना कहीं ना कहीं लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और प्रायोरिटी के आधार पर और स्ट्रेंथ के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। संसद में अब सभी के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के पास ट्रेजरी बेंच में पहली 3 सीटें होंगी। पीएम मोदी की सीट नंबर 1 है। पीएम के बाद पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अगली पंक्ति में सीटें आवंटित की गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी अगली पंक्ति की 4 सीटों तक पहुंचने में कामयाब रही है। पीएम मोदी के ठीक सामने दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लाइन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बैठेंगे। पहली लाइन में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और के सुरेश को भी आगे की सीट मिली है। वहीं वायनाड से चुनकर पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे चौथी लाइन में बैठेंगी। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की नाखुशी की वजह यही है कि उनको वक्त रहते कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई, वरना सीट एलोकेशन से पहले ये मुद्दा सुलझाया जा सकता था।
पहली सीट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उसके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ अपोजिशन में राहुल गांधी होंगे और कहीं ना कहीं इसी बात से कुछ जो अपोजिशन पार्टी है वो उनकी नाराजगी है कि जो इम्पोर्टेंट सीट है उसमें उनको प्रमुखता नहीं दी गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का राज शुरू हो गया है। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। फडणवीस तीसरी बार देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम मंत्री मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में तीनों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ रैलियां की थी और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था, जिसका काफी हद तक असर देखने को भी मिला। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की आज मुंबई के आजाद मैदान में एक नया इतिहास लिखा गया। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की देवेंद्र फडणवीस पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को सीएम बने थे। तब उन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई थी। दूसरी बार उन्होंने 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि तब एक दिन में ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। आज तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी भाषा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं एकनाथ शिंदे ने शपथ लेने से पहले बालासाहेब ठाकरे को नमन किया। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून। कहते हैं वक्त बदलता है। 2014 में सीएम पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस को 2022 में डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि 2022 में सीएम पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे ने आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। लेकिन अजित पवार अकेले ऐसे नेता हैं जिनका वक्त एक बराबर चल रहा है। नवंबर 2010 से दिसंबर 2024 के बीच अजित पवार छठी बार डिप्टी सीएम बन रहे हैं। इस दौरान अलग अलग दलों और गठबंधन दलों की सरकारें रहीं, लेकिन अजित पवार डिप्टी सीएम पद पर बने रहे। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार महाराष्ट्र का सीएम चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने शपथ समारोह के मंच से झुककर प्रचंड जनादेश के लिए महाराष्ट्र की जनता को नमन किया। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। इस दौरान लोगों की नजरें बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा देने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा टिकी रही। सीएम योगी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया था। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत में सीएम योगी के दमदार प्रचार का भी रोल माना जाता है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़
11 रैलियां की थी। फडणवीस के शपथ समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान संभालने के लिए बधाई दी। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह, संजय दत्त और रणवीर कपूर समेत कई सितारे नजर आए, जबकि खेल जगत की ओर से सचिन तेंदुलकर मौजूद रहे। वहीं अंबानी परिवार भी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।